सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आज 7 मई 2020 के करंट अफेयर्स में। इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलते हैं, जिसके अंदर करंट अफेयर्स के साथ साथ उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलता है, जो आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन सेलेक्टिव रखते हैं और गारंटीड रहता है कि लेटेस्ट और सारी चीज़ों को कवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो हमारे पास है वो है समुद्र सेतु से। इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, समुद्र सेतु। ये ऑपरेशन किस लिए लॉन्च किया गया है? आपको पता ही होगा कि बहुत सारे फॉरेन के अंदर हमारे लॉकडाउन के बाद जो इंडियंस लोग हैं, जो इंडियंस हैं, वो वहाँ पर फंसे रह गए हैं। तो उनको लाने के लिए ही ये समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है ये लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो इसके लिए समुद्र सेतु नाम ही क्यों चूज किया गया? समुद्र सेतु का मतलब होता है सी ब्रिज। तो समुद्र सेतु का सी ब्रिज के हिसाब से ही उन्होंने इसको नाम रखा है, क्योंकि इसके अंदर इंडियन नेवी जो है ऑपरेट करेगी। अब इसके लिए इंडियन नेवी के दो बड़े शिप्स जो कौन कौन से हैं, जलश्व और मगर, इनको भेजा जाएगा कहाँ से? मेल मालदीव्स के पोर्ट पे। यानी इस ऑपरेशन समुद्र सेतु से किसको लाया जा रहा है? इंडियंस को लाया जा रहा है मालदीव से। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्विज के फॉर्म में। यदि हम इसको रखते तो कुछ क्वेश्चंस ही आते, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब ये जो प्लान है ऑपरेशन समुद्र सेतु का, इसके अंदर प्लान ये है कि 2 ट्रिप भेजे जाएं और उन 2 ट्रिप के अंदर हज़ार पर्सन लगभग लाए जाएं। तो पहले ट्रिप के अंदर जल अश्व जो है वो जाएगा। ये किसने लॉन्च किया है? ये इंडियन मिशन जो है लिस्ट बनाएगा इसकी। रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के अंदर जो इंडियन मिशन है वो लिस्ट बनाएगा कि किन किन लोगों को वहाँ से लाना है। तो इसका जो पहला जत्था है या फिर पहला जो शिप है जलश्व, वो 8 मई को मालदीव्स में पहुंच जाएगा। और जो उसके बाद दूसरा है मगर, आईएनएस मगर, वो पहुंचेगा 10 मई को। वो 10 मई 2020 को पहुंच जाएगा। अब ये जो दोनों वॉरफेयर्स हैं वो कैसे वॉरफेयर है? एम्फीबियस वॉरफेयर है। एम्फीबियन जो टर्म है वो डिराइव की गई है किससे? एम्फीबियन से। एम्फीबियन आपको पता ही होगा, एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो जल और भूमि दोनों पे रह सकते हैं। तो वहीं से ये नाम डिराइव किया गया है। अब बात कर लेते हैं जलश्व की। तो ये जलश्व, जब जलश्व का नाम आया है तो जलश्व और मगर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जलश्व जो है ये पहले था, इसका नाम यूएसएस ट्रेंटन। ये यूएसएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 2006 में खरीदा गया था और इसको खरीदने के बाद इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? जलश्व कर दिया गया था। जलश्व का अर्थ क्या होता है हिंदी के अंदर? जलश्व का अर्थ होता है हिप्पोपोटामस। तो उसके नाम पे ये रखा गया है। यह एक एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है। एम्फीबियस वॉरफेयर शिप क्या होते हैं? वो इस तरह से इनका डिप्लॉयमेंट ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे वो लैंड के ऊपर सपोर्ट कर सके ग्राउंड फोर्सेस का। तो वो सामान ले जाने में मोस्टली जो है यूज़ होते हैं, इसलिए इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देख लेते हैं। आपको पता ही होगा आईएनएस विक्रांत जो है इसको मेल्ट डाउन कर दिया गया था। इसके बाद 2018 के अंदर जो जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने 20,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है स्वीकृति दी थी 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को। उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है कि ऐसे ही 4 एम्फीबियस शिप्स जो है बनाए जाए, 4 शिप्स बनाए जाए। और जो हर एक शिप का वजन है वो लगभग कितने टन है? 30,000 टन। तो इनका वजन है। तो ये न्यूज़ जो हमारी इंडियन नेवी से रिलेटेड थी, कोरोना वायरस से भी रिलेटेड थी। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है गरुड़ को लेकर। जो डीजीसी है, देखिए क्या है कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में डीजीसीए आता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो उन्होंने ही एक पोर्टल लॉन्च किया है, गरुड़ पोर्टल। अब ये गरुड़ पोर्टल है क्या और इसको लॉन्च किस लिए किया गया है और इसके पीछे कारण क्या था और ये कैसे काम करेगा, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। गरुड़ की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। यानी ड्रोन का रिलीफ में इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट जो है ऑथराइजेशन कर रही है। जो गरुड़ पोर्टल है वो क्या करेगा? वो जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है, उस उनको ये हेल्प करेगा कि वो गरुड़ पोर्टल पर जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे एग्जेम्पशंस जो हैं उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं ड्रोन्स उड़ाने में। दरअसल ड्रोन्स जो हैं वो कोरोना महामारी के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह पे सैनिटाइजेशन हो रहा है, बहुत जगह पे फूड की डिलीवरी भी हो रही है, होम डिलीवरी भी ड्रोन्स की हेल्प से हो रही है। तो इस स्पेशली जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो ड्रोन्स को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय कर रही हैं, ड्रोन्स को बहुत ज़्यादा लगा रही हैं ताकि वो डिसइंफेक्टेंट्स को रोड्स पे और पब्लिक प्लेसेस पे स्प्रे कर सकें, उसको छिड़क सकें। अब ये जो ड्रोन्स जब से एक्टिवली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसलिए सेफ्टी के लिए भी और प्रोटोकॉल के तहत भी सेंट्रल गवर्नमेंट से गरुड़ पोर्टल के द्वारा वो एग्जाम्पशंस ले सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट इनका
इस तरह से यूज़ करने में, क्योंकि ड्रोन का यूज़ जो यूज़ करना है ड्रोन का, वो गवर्न होता है। उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं कि ड्रोन कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जो बिजनेस हब्स हैं वो सब बंद पड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग अब धीरे धीरे स्टार्ट की गई है और इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे स्टार्ट की जा रही हैं। तो इसके बीच में, जब ये बीच में 1.5 महीने का लगभग लॉकडाउन रहा था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे इंडिया के जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े या इस तरह से कोरोना वायरस से जो भी इफेक्ट हो रहा है उसको सही करने के लिए बहुत सारे इनोवेशंस, नए स्टार्टअप्स लेकर आ रहे थे। तो इसी तरह का एक स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस। उन्होंने एक ड्रोन जो है इन्वेंट किया था, कोरोना किलर। और वो ड्रोन क्या करता था, वो डिसइंफेक्टेंट्स को बिल्डिंग पर स्प्रे करता था जो 450 फीट के लगभग ऊंचाई पर रहती थी। इतनी ऊंची बिल्डिंग को भी वो डिसइंफेक्टेंट कर देता था, डिसइंफेक्टेंट का उस पर स्प्रे कर देता था। तो इस तरह के स्टार्टअप से, जो इस तरह के ड्रोन के स्टार्टअप में, इनसे इकोनॉमी को भी थोड़ी हेल्प मिल रही है बूस्ट करने में। और जब स्टार्टअप या इकोनॉमी की बात हो रही है तो उसके अंदर हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने इंडिया का ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का ग्रोथ रेट कैसा होगा, कितना होगा। तो उसको भी देख लेते हैं। ये एक बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स में यह आ सकता है, क्वान्टिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर डेटा है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने यह बताया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ रहेगी 1.5% से लेके 2.8% तक। इस तरीके से आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है कि हमारे देश की ग्रोथ रेट 1.9% रहेगी, और फिच रेटिंग्स ने इंडिया ग्रोथ रेट को 2% के आसपास अनुमान लगाया है होने का। तो ये थी हमारे न्यूज़ गरुड़ के बारे में। अब नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है कि इंडियन अमेरिकन को ओईसीडी कॉनबॉय के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। दरअसल 6 मई 2020 को क्या हुआ है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मनीषा सिंह जी को अपॉइंट किया है एज एनवाय, यानी उनको ओईसीडी का यूएस एनवाय घोषित किया गया। ये मनीषा सिंह जो है इंडियन इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट है। ये पहले क्या थी, ये पहले स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर्स की सेक्रेटरी थी, और अब वो यूएस का रिप्रेजेंटेशन करेंगी ओईसीडी के लिए, उसका एनवाय का रिप्रेजेंटेशन करेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंट एंड एनर्जी में भी सेक्रेटरी के तौर पर काम किया है। अभी आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इंडियंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अभी उन्होंने हाल ही में क्या किया था, अभी हमने इससे पहले की जो कुछ वीडियोस है उसके अंदर बताया था कि उन्होंने इंडो अमेरिकन अशोक माइकल पिंटो को यूएस का रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया था आईबीआरडी के लिए, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईबीआरडी एक वर्ल्ड बैंक जो कहा जाता है, आईबीआरडी प्लस आईडीए, और इसके अलावा 3 और इंस्टीट्यूशन हैं जो वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए उन्होंने इनको चुना है, अशोक माइकल पिंटो को। ठीक है, ओईसीडी की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है, ओईसीडी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओईसीडी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन सॉरी एंड डेवलपमेंट। तो ये ओईसीडी की फुल फॉर्म है। इसको कब जो है स्थापित किया गया था, 1961 में स्थापित किया गया था। और इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, इसको स्थापित करने का उद्देश्य था कि वर्ल्ड ट्रेड जो है, जो विश्व में व्यवसाय है, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको बढ़िया बनाया जा सके। और इसी तरीके से जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, जो पूरा का पूरा विश्व है वो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहे, उसको स्टिमुलेट किया जाए, उसको पुश किया जाए। तो लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि इंडिया अभी तक ओईसीडी का मेंबर नहीं है। तो इंडिया के लिए एक बात जो है किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, उसमें जान लेते हैं। ये भी जान लेते हैं कि इंडिया जो है अभी इसका मेंबर क्यों नहीं है। दरअसल बात ये है कि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वो विकासशील देश है। इस वजह से हमारा देश अभी ओईसीडी के अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि ओईसीडी जो बनाया गया है वो केवल डेवलप कंट्रीज के द्वारा बनाया गया है। तो इंडिया को अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस डिमांड और स्टैंडर्ड तक जाने के लिए अभी टाइम लगेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी बातचीत चल रही है इंडिया और ओईसीडी के बीच कि वो टैक्स कोऑपरेशन पे एक कोई एग्रीमेंट साइन करे। तो जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहली बार ऐसा होगा कि किसी डेवलपिंग कंट्री को भी ओईसीडी के अंदर जो है शामिल किया जा सकता है। तो हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट है और पीएम मोदी हैं इस तरफ बहुत काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये सीसीएमबी अभी न्यूज़ में आया है। सीसीएमबी क्या है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। अभी आपने नाम सुना होगा वुहान का। ठीक है, वुहान पे एक वायरोलॉजी लैब थी जहाँ पे स्टडी हुआ करते थे वायरस। तो ठीक उसी तरीके से ये समझ लीजिए कि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद भी कुछ उसी तरह का है। कैसे है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। देख लीजिए अभी क्या हुआ है कि जो ह्यूमन लंग सेल है, आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस है, इसको हम वर्ड बाय वर्ड बताने की बजाय ऐसे ही समझा देते हैं
कि दरअसल जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमन लंग सेल को इफेक्ट करता है, यानी वो ह्यूमन के जो मनुष्य के फेफड़े हैं उसमें जाके उसकी सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, उससे रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसके बाद एक की कॉपी, दो की कॉपी, तीन की कॉपी बनाया जाता है। हमने कल बात भी की थी कॉपी मशीन के बारे में। कॉपी मशीन जो है कोरोना वायरस के अंदर एंजाइम फाइंड आउट किया गया है, जिससे कोरोना वायरस लगातार अपनी सेल्स को, सेल कह लीजिए या अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को वो एक से दो, दो से तीन ग्रोथ करता है वो। तो वो ह्यूमन लंग के अंदर भी वो करता है। तो इसी वजह से एचएलसी यानी ह्यूमन लंग सेल के अंदर उसका क्या प्रभाव है, उसके लिए एक प्राइवेट कंपनी है, उसने क्या काम किया है, उसने ह्यूमन लंग्स की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जो उसकी सबसे अंदर की कवरिंग होती है, उसका एक कल्चर बनाया है, यानी उसका एक नमूना बनाया है, उसको आर्टिफिशियली उन्होंने कल्चर किया है और उस कल्चर को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है सीसीएमबी को, जो हैदराबाद में है। अभी आपको ये भी बता दें कि जो कोरोना वायरस है हमारे इंडिया के अंदर वो लगातार म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट का मतलब वो अपना स्वरूप लगातार बदल रहा है और अब तक 9 म्यूटेशंस जो हैं कोरोना वायरस के अंदर इंडिया के अंदर आ चुकी हैं। तो ये सारी की सारी जो 9 म्यूटेशंस हैं, इसकी सैंपलिंग और इसका जो पूलिंग है, इसको जो इकट्ठा किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, सीसीएमबी के अंदर इन सबको रखा जा रहा है। तो इसलिए वुहान के जैसे हैदराबाद भी इंपॉर्टेंट हो चला है। तो ये सीसीएमबी के अंदर क्या हो रहा है, इन कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स को कल्चर करके पूलिंग करके उनको एचएलसी पर जो ह्यूमन लंग सेल है उसका जो कल्चर एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, तो उसके ऊपर इनकी टेस्टिंग हो रही है ताकि ये देखा जा सके ये किस तरीके से रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं और उससे बचने के तरीके भी देखे जा सकें। तो ये इसके बारे में था। हाँ, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले सीसीएमबी क्या कर रही थी, सीसीएमबी जो वायरस है उनको ऐसी सेल्स पर कर रही थी, ग्रो कर रही थी जो अफ्रीकन ग्रीक मंकी से आते हैं, लेकिन उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी ने एपिथेलियल सेल का कल्चर बना के उनको दे दिया है। अब सीसीएमबी उस पर जो है एक्ट करेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक यूपी से है। यूपी के अंदर क्या किया गया है, कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताने के लिए, कोरोना वायरस का ये बताने के लिए कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर्स देते हैं, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आयुष कवच। तो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा कोरोना वायरस के प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है। इसी तरीके से उल्टा पूछा सकता है कि आयुष कवच हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है, उसको किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसके लिए। अब ये आयुष कवच है क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आयुष कवच के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बता रखा है कि किस तरह से आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उसके प्रिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं कि आप ये खाएंगे तो ये पिएंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो इसके अंदर एंशियंट प्रैक्टिस, जो पुरानी प्रैक्टिस है आयुर्वेद और योगा की, उनको शामिल किया गया है। तो इस एप्लीकेशन से ये कोशिश की गई है कि आयुर्वेद मेडिसिन के थ्रू और सिद्धा मेडिसिन के थ्रू कैसे इम्यूनिटी को पीपल की बूस्ट किया जा सके। तो ये सारा है। इसको लॉन्च किसने किया था, इसको लॉन्च किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने, जो कि हैं योगी आदित्यनाथ। और इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज से, जो हमारे घरों में आसपास घरेलू नुस्खे जिसे कह सकते हैं, उससे इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करता है। और इसको डेवलप किसने किया है, इस ऐप को डेवलप किया है आयुष डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स बताए हैं, आयुर्वेद की प्रैक्टिस बताई हैं जिससे इम्यूनिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। इसी तरीके से एक प्रैक्टिस और है जिसका नाम है कप्सुरा कुदीनीर। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, जब आयुष कवच की बात हो रही है तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या बताया गया है, ये एक तरह की इसको कह लीजिए क्वाथ है या फिर एक तरह का ऐसा मेडिकल प्रिपरेशन है जिससे कोल्ड और फ्लू में हेल्प मिलती है। कोल्ड और फ्लू के अंदर इसको रिकमेंड किया जाता है कि ये दिया जाए। तो ये कुबासुर कुदीनीर भी जो है अभी न्यूज़ में है। तो ये बहुत बढ़िया एक सिद्ध मेडिसिन है। इसके अंदर लगभग 15 इंग्रेडिएंट्स है, जो जिंजर, क्लोव, अजवाइन यानी अदरक है इसके अंदर, लौंग है इसके अंदर, अजवाइन है इसके अंदर। और ये ऑनलाइन रिटेलिंग साइट्स पे भी जो होम डिलीवरी कर रहे हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके स्टॉक्स आउट हो चुके हैं, ये इतना पॉपुलर हो गया है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तो एक स्टेप बढ़ के और क्या किया था कि इन्होंने इस मेडिसिन को पब्लिक सेंटर्स में फ्री में ड्रिंक करने के लिए दिया था, प्रोवाइड कराया था, जिसको इस तरह से किया जा सके। और इस तरह की थोड़ी और रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, वो सब ये हैं। आप इनको पॉज करके पढ़ लीजिएगा या फिर पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ जो आयुष मिनिस्ट्री की यूनानी ब्रांच है, उन्होंने उन्ना, बैद्यना और सपिस्टन मेडिसिन के बारे में भी बताया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया में जो लीडर हैं, अभी आपने देखा होगा किम जोंग बीमार चल रहे थे और अभी एक उद्घाटन करने के लिए वो सामने आकर सबको उन्होंने चुप कर दिया है कि नहीं, हम अभी जीवित हैं। तो रशिया ने नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग को एक वार मेडल दिया है, कोमेमोरेटिव वॉर मेडल उन्होंने उनको दिया है,
ये मेडल किसने दिया है? ये मेडल दिया है उनको व्लादिमीर पुतिन ने, नॉर्थ कोरियन लीडर को 5 मई को। तो ये मेडल जो है किस लिए दिया गया है, ये मेडल किस लिए दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 75वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है नाजी के ऊपर जीत की, तो उसके अंदर ये दिया गया है। पर ये जो अवार्ड है ये किम जोंग ने नहीं लिया, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं रिसॉन ग्वान, उन्होंने किम के बिहाफ पे उसको रिसीव किया। तो ये किम को ये ऑर्डर किम को ये जो है किस लिए दिया गया है अवार्ड, ये तो हमने बता दिया 75वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए नाजी पर जीत के ऊपर। तो इसमें क्या हुआ था कि सोवियत के जो सोल्जर्स थे, दरअसल रशिया पहले जो है यूएसएसआर था, तो उनके अंदर जो उनके सोल्जर्स थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर मर गए थे नॉर्थ कोरियन टेरिटरी के अंदर, तो उनको लिए उनकी याद को बरकरार रखने के लिए एक तरीके से स्मृति चिन्ह के रूप में जो है ये दिया गया है। तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। साथ में जब ये अवार्ड की बात हो रही है तो रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस कैसे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात कर लेते हैं, GS2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रशिया और नॉर्थ कोरिया है, इनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनने स्टार्ट हुए हैं वो 1948 से बनने स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि क्या हुआ था, कोरियन वॉर जब हुई थी तो जो सोवियत मिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने कोरियन की पीपल्स आर्मी, कोरियन के अंदर जो आर्मी है उसको पीपल्स आर्मी बोलते हैं, तो उसको सपोर्ट किया था जब कोरिया के अंदर वॉर हुई थी। इसके बाद ही क्या हुआ, इसके बाद नॉर्थ कोरिया जो है पूरा कम्युनिस्ट स्टेट बन गया, जिस तरह से रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, और रशिया ने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। अभी कम्युनिस्ट के 3 बड़े जो सेंटर्स हैं वो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया हैं। और एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, जो रशिया और नॉर्थ कोरिया है उनका बॉर्डर लगभग सेम है। वो जो है रशिया ऊपर है और नीचे नॉर्थ कोरिया है, और उनके बीच में एक ट्यूमन रिवर बहती है, तो वो उनको सेपरेट करती है। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर जो है बॉर्डर पे लगी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्यूमन रिवर। ठीक है, इसके बाद साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री क्या है, नॉर्थ कोरिया बना कैसे। ये बना था वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के टाइम पे, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की कगार पे थी, उस टाइम पे ये बना था। उस टाइम जापान जो था उसने सरेंडर कर दिया था, और उसके बाद सोवियत यूनियन और यूएसए उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया कि उन्होंने कहा कि कोरिया के 2 हिस्से कर देते हैं। एक कर दिया उन्होंने नॉर्थ कोरिया, एक कर दिया उन्होंने साउथ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया है वो रहा रशिया के साथ, और उन्होंने जो राष्ट्र बनाया उसका राष्ट्र का नाम था डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ के साथ रहा, और जो साउथ कोरिया था वो वेस्टर्न अलाइज के साथ रहा, और उन्होंने बनाया रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इस तरीके से ट्रेड रिलेशंस और मिलिट्री रिलेशंस रशिया और इनके नॉर्थ कोरिया के बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग यून, उन्होंने क्या काम किया, वो न्यूक्लियर एस्पिरेशन उनके बहुत ज़्यादा हैं, वो न्यूक्लियर पे बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि न्यूक्लियर उनके पास आर्म्स आ जाएं, तो उससे रशिया जो है थोड़ा चिंतित है, और रशिया उनके जो न्यूक्लियर एस्पिरेशन है उसको उस पर सवाल भी उठा रहा है। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया को लेकर कहा था कि भाई नहीं, आप इसका न्यूक्लियर का टेस्ट मत कीजिए, तो रशिया भी उनके साथ खड़ा था 2016 के अंदर। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नीति आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग ने अभी रिसेंटली एक अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है सुरक्षित दादा दादी और सुरक्षित नाना नानी अभियान। ये उन्होंने नया लॉन्च किया है। तो इसके नाम से वैसे क्लियर हो रहा है कि भाई ये किस लिए स्टार्ट किया गया है। तो एक क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि सुरक्षित दादा दादी और सुरक्षित नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग ने बड़े बूढ़ों के लिए एक अभी नया अभियान लॉन्च किया है, तो वो कौन सा है, तो ऑल्टरनेट वे में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इसका मेन उद्देश्य पता ही चल रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स है वो अच्छे बने रहें, क्योंकि आपने देखा होगा भी क्या हुआ है, कोरोना जो है बड़े बूढ़े लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए ये अभियान लॉन्च किया गया है। इस अभियान के अंदर कोशिश ये की गई है कि लगभग 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन तक पहुंचा जा सके, जो 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पहुंचे हुए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भी बताएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट जो बता रखे हैं वो डिस्ट्रिक्ट ये हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर ये भी बता रखा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लाइफस्टाइल और हेल्थ कैसे इंप्रूव किया जाए, इस पे भी एक बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दिया गया है। इसके स्कीम की कोशिश यही है कि इससे सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सॉरी, तो ये किसने लॉन्च किया था, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्या, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश के अंदर जिनके अंदर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स काफ़ी पिछड़े हुए हैं, पुअर है, मतलब वहाँ सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, वहाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया है। तो 28 राज्यों के अंदर लगभग 115 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं
छाँटे गए हैं और उनका जो मेन उद्देश्य है, मेन सिद्धांत है, वो 3 सीज़ है। इसको 3 सी के नाम से जानते हैं, जिसको इस तरह से डिनोटिफाई कर सकते हैं: कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कॉम्पिटिशन। तो इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, ये जो प्रोग्राम है, कौन सा वाला, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, सुरक्षित दादा दादी और सुरक्षित नाना नानी अभियान के, इसके अंदर 5 थीम्स मेनली रखी गई: उनकी एजुकेशन पे, उनके हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, यानी उन्हें फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज की, और साथ में स्किल डेवलपमेंट। तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर कही गई हैं। तो नेशनल ह्यूमन इंडेक्स जो है, उन्होंने इंडिया को 129 रैंक पे रखा है। ये बहुत नीचे है, बहुत लो है। तो इसी वजह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ताकि इस तरह के प्रोग्राम लाए जा सकें जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये रैंकिंग को सुधार सकें और उनको ट्रांसफॉर्म कर सकें, उनको इम्प्रूव कर सकें। अब इंडिया जो है वो लीडिंग इकोनॉमी में है वर्ल्ड की, जो हमारा विश्व है उसके अंदर लीडिंग इकोनॉमी इंडिया की है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 2024-25 तक हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, और सीनियर सिटीजन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सुरक्षित नाना नानी सुरक्षित दादा दादी अभियान स्टार्ट किया गया। तो आशा करते हैं आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और ऐसे ही कल आपके साथ फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप इसके नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।